फाइनेंसिंग डिसीजन, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन जिसको हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम मेजर 3 तरह के डिसीजन की डिस्कशन करते हैं। पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अमृता, अंशिका, मुस्कान बता देना आवाज आ रही है तो, ठीक है। आवाज आ रही है, मैसेज करो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन, तो 3 मेजर डिसीजन की हम बात कर रहे थे। तो पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने डिस्कस कर लिया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके 2 पार्ट में डिस्कस किया हमने, कौन कौन सा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी जो सेकंड मेजर डिसीजन है उस पे। अब एग्जैक्टली फाइनेंशियल जो मैनेजर है इसके अंतर्गत करता क्या है, उसका वर्क क्या होता है। किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का जो वर्क है, जो फंक्शन है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत, वो ये देखता है कि फर्म के लिए, बिजनेस के लिए सोर्सेज ऑफ फंड क्या होने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक ऑप्टिमम मिक्स की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड में आपके 2 ही सोर्स आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सोर्सेज में 2 सोर्स आएंगे, एक इक्विटी आता है और दूसरा डेट आता है। तो अब पहली चीज ये डिसाइड करना होता है एक फाइनेंस मैनेजर को कि सोर्स ऑफ फंड कौन से होंगे, इक्विटी होगा और दूसरा कौन सा होगा, डेट होगा। जो सोर्स ऑफ फंड होगा, इक्विटी और डेट, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो मान लो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने ये डिसाइड किया कि फंड की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि फंड कितना रिक्वायर्ड है और किन किन सोर्सेज से वो फंड हमें रेज करना है। तो सोर्स आपके या तो कौन से होंगे, इक्विटी सोर्स हो सकता है और दूसरा आपका डेट का सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ध्यान रखना, हम सोर्स ऑफ फंड, कितना फंड आपको रिक्वायर्ड है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, डेट का प्रोपोर्शन कितना होगा टोटल कैपिटल में, इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन होगा टोटल कैपिटल में, और कहाँ से ये फंड रेज किए जाएंगे, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा। तो इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी वो सोर्स ऑफ फंड है जहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, वेरिएबल पेमेंट होता है। यहाँ पे कोई एक फिक्स रेट से पेमेंट नहीं किया जाता, फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है या फिर कितना देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इक्विटी है वेरिएबल पेमेंट वाला सोर्स ऑफ फंड माना जाता है। वेरिएबल मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से आप ज्यादा डिविडेंड या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और कम होगा तो आप कम शेयर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि फंड की पॉलिसी क्या है डिविडेंड को लेके। तो यहाँ पे हम बात करें सोर्स मिक्स या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बेसिकली क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इक्विटी को हमने कहा कि इसमें जो पेमेंट होता है ये वेरिएबल पे है, ठीक है, वेरिएबल पे, इस पे जो पेमेंट किया जाएगा वो वेरिएबल रेट से पेमेंट किया जाएगा, वेरिएबल पे या फिर वेरिएबल डिविडेंड होगा। वहीं जब आप डेट की बात करते हो तो डेट कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, ये वो सोर्स ऑफ फंड है जहां पे आप फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। जैसे जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट होगा, वो पहले से आपका डिसाइडेड होता है कि आप कितना अमाउंट एज ए इंटरेस्ट इस डेट पे आप पे करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट लिख लो इसमें, फिक्स्ड इंटरेस्ट,
बात समझ में आ रही है? सोर्स हो गया। दोनों सोर्स के हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल पे या फिर डिविडेंड दिया जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर हम 100 रुपये की बात कर रहे हैं तो 100 रुपया में डेट का प्रोपोर्शन कितना होगा और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होगा, हमें बैलेंस करना है। बैलेंस इसलिए करना है ताकि जो रिटर्न आए, जो बेनिफिट हो शेयर होल्डर्स की, जो वेल्थ है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, कि हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करे कि इन दोनों सोर्स का एक ऑप्टिमम मिक्स क्या होगा। तो ऑप्टिमम मिक्स वो फाइनेंशियल मैनेजर वो कैलकुलेट करके देखेगा कि मैं डेब्ट का कितना पोर्शन रखूं और इक्विटी का कितना पोर्शन रखूं, दोनों का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, शेयर के प्राइस पे इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब आप बात करते हो कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करना है, तो शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हम प्राइस के रूप में मेजर करते हैं। कौन से प्राइस? शेयर के प्राइस। जिस कंपनी का जो शेयर है, हम उसके प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस कैसे उसका इंक्रीज होगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किस चीज से? उस कंपनी के शेयर के प्राइस से। यानी कंपनी का जो शेयर का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि जितने शेयर होल्डर्स है, जितना उन्होंने अपना शेयर होल्ड किया है, उनका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस होता है। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो? ठीक है, डेट और इक्विटी को इस तरीके से आप मिक्स करते हो या फिर स्ट्रक्चर करते हो कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ आपका मैक्सिमाइज हो जाए। तो जो प्राइस है शेयर का वो इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि फ्यूचर में जो अर्निंग होगी शेयर से, ठीक है, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर जो होगा उस कंपनी के शेयर से, आप उसको डिस्काउंट करते हो या फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो कि मुझे फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर से इतना रिटर्न मिलेगा या फिर अर्निंग पर शेयर इतना होगा। तो उस अर्निंग पर शेयर को आप डिस्काउंट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कैलकुलेट करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका मतलब यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स की बात करें, क्योंकि जब आप फंड रेज करोगे तो चाहे वो इक्विटी से रेज कर सकते हो या फिर डेट से रेज कर सकते हो, फिक्स्ड इंटरेस्ट सोर्स से कर सकते हो या फिर वेरिएबल डिविडेंड सोर्स से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे डेट वाले को तो फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको तो कंपनी के प्रॉफिट से बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। प्रॉफिट होगा तो भी इसको मिलना है, नहीं होगा तो भी इसको इतना फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना ही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स देखेंगे कि मुझे जो अर्निंग पर शेयर फ्यूचर में मिलने वाला है वो प्रेजेंट टर्म में उसकी वैल्यू क्या है, तो वो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे तो रेट क्या है, पहले से फिक्स है कि जो हम फंड बोरो कर रहे हैं उस पर 8%, 10% या फिर 6%, जो भी बैंक या फिर जो आपके फाइनेंसिंग आपके इंस्टीट्यूशन होंगे वहां से ये डिसाइड होगा पहले से कि इस रेट से आपको उस फंड पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। लेकिन जब आप इक्विटी की बात करते हो तो शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे देखते हैं कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट है इससे ज़्यादा तो हमें रिटर्न मिलना ही चाहिए, अदरवाइज फिर हम इतना रिस्क क्यों लेंगे, इक्विटी में हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो अब यहाँ पे जो फंड मैनेजर है या फिर फाइनेंस मैनेजर है उसको देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करने की बात करें, इंप्रूव कैसे होगा, शेयर के प्राइसेस कैसे इंक्रीज होंगे। तो शेयर के प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए ये इस तरीके से एक ऑप्टिमल मिक्स को प्रपोज करते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मैंने क्या कहा कि जो अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, कि फ्यूचर में आपका अर्निंग पर शेयर क्या होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर या फिर ईपीएस क्या होने वाला है, इसको हम डिस्काउंट करेंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से।
ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो आप इसको वैल्यू करके देख पाएंगे कि एक्चुअल में शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि हमारा वेल्थ बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो आपने शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया? तो प्राइस ऑफ शेयर हम डिटरमाइन करते हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है अपने इन्वेस्टमेंट पे कि किस रेट से मैं इस पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या मैं बात कर रहा हूँ? एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है फाइनेंसिंग डिसीजन में ये देखता है कि जो भी उनको फंड चाहिए होगा, ठीक है, पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कितना फंड चाहिए होगा। अब वो फंड कहाँ से रेज करेंगे, उसके सोर्सेज आपके पास कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके फंड के सोर्स हैं, ठीक है, वो सारे फंड के सोर्स दो ही कैटेगरी में आते हैं, या तो इक्विटी होंगे या फिर वो डेट होंगे, ठीक है, जो आप डेट के फॉर्म में लेंगे। अब इसमें भी कई सारे अलग अलग वेरिएशन होंगे, डेट में एक कैटेगरी आ जाएगी, इक्विटी में भी आपका इक्विटी आपका हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। तो अब जितने भी आपके कैटेगरी हैं या वेराइटी हैं आपके सोर्स ऑफ फंड के, वो दो ही मेजर कैटेगरी में आएंगे, इक्विटी में होंगे या फिर वो डेट में होंगे। इसके अलावा और कोई तीसरा सोर्स नहीं है। बाकी मतलब जितने भी आपके सोर्सेज हैं वो इसी दो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो अब यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि इन दोनों में से हम इक्विटी को कंसीडर करें कि डेट को कंसीडर करें, या फिर दोनों का मिक्सचर देखें किसका कितना प्रोपोर्शन होगा। इक्विटी का 60 रखें, डेट का 40 रखें, या फिर 50-50 रखें, या फिर 40 और 60 रखें। ये वेरिएशन फाइनेंस मैनेजर को डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। और इसी डिटर्मिनेशन के माध्यम से शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हम मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को जब मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं तो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि शेयर के प्राइस को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो शेयर के प्राइस का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है? एक ऑप्टिमल सोर्स मिक्स पे, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हमने कहा कि शेयर का प्राइस हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो आपका अर्निंग पर शेयर है, फ्यूचर का कि आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज ए शेयर होल्डर कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे कितना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, आप उस रेट ऑफ रिटर्न से क्या करोगे, उसको डिस्काउंट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, तो शेयर का प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। आगे चल के हम कैलकुलेशन करेंगे कि शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लो कि जो अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है फ्यूचर का, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आज के टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उससे आप वेल्थ को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब इस रेट ऑफ रिटर्न को हम नाम देते हैं क्या चीज? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये क्या है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। इसको कैपिटलाइजेशन क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए कैपिटलाइजेशन मतलब समझ लो इतना कि किसी भी फर्म के लिए या बिजनेस के लिए फंड की कितनी आवश्यकता है, टोटल अमाउंट ऑफ फंड क्या होना चाहिए एक बिजनेस के लिए, उसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपका क्या होगा, किस रेट से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे एज ए शेयर होल्डर, इसको हम कह रहे हैं क्या चीज? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब ये इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या तो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो हाई और लो को आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो, किस बेसिस पे? तो हाई किस केस में होगा? जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है उसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो हाई भी हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है। तो हाई और लो का डिफरेंस, जहां पे आपको रिस्क ज्यादा दिखेगा, जिस फर्म की जो बिजनेस है या फिर जो एक्टिविटी है, अगर रिस्क हाई है तो शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटर्न भी हमारा हाई हो। तो उस केस में रेट ऑफ रिटर्न या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा? हाई होगा। कब?
जब बिजनेस रिस्की होगा या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिस्की होगा, तो हायर द रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी द हायर। ठीक है, अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न भी आपकी हाई एक्सपेक्ट की जाएगी। तो शेयर होल्डर्स परसीव कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा किया जा रहा है वो कितना रिस्की है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा किया जा रहा है वो कितना रिस्की है। अगर हाई है तो रिटर्न भी आपका हाई होगा। ठीक है, अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई एक्सपेक्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट आपका इसका रिस्क अगर लो है तो रिटर्न भी लो एक्सपेक्ट किया जाएगा, यानी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट लो होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं, ये आपका फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जब आपने फंड बोरो किया है। ठीक है, तो जब आपने फंड बोरो किया है तो सोर्स आपके इक्विटी हो सकते हैं या फिर डेट हो सकते हैं। तो जब आपका डेट का प्रोपोर्शन फर्म में जितना ज्यादा होगा, क्या समझे, ऑनलाइन स्टूडेंट अंशिका, मुस्कान, अर्पणा, अमृता, समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, सब ओके है, फटाफट बता दो। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, फाइनेंशियल रिस्क, यानी जो आपने टोटल फंड रेज किया है या फिर करने जा रहे हैं उसमें अगर डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है, या फर्म का जो बिजनेस है वो ज्यादा रिस्की हो गया। क्यों? क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फर्म प्रॉफिट करे या फिर ना करे, फिक्स्ड इंटरवल पे उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना है। दूसरी तरफ जो मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपको डेट का अमाउंट भी वापस करना है। 5 साल या 10 साल के लिए अगर आपने लोन लिया है तो लोन आपको वापस करना है। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा है क्या, इक्विटी आपका परमानेंट कैपिटल होता है। तो जब कंपनी या फर्म जब बंद होगी, ठीक है, कंपनी जब बंद होगी उसी टाइम पे आपको इसको वापस करना है, यानी कंपनी जब वाइंड अप होगी उससे पहले तो आपको वापस करना नहीं है। तो इसलिए इक्विटी क्या होती है, परमानेंट कैपिटल होती है। तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट के बोल रहे हैं कि ये रिस्की है, तो रिस्की तब होगी जब उसमें जो प्रोपोर्शन डेट का क्या हो, ज्यादा हो। डेट का प्रोपोर्शन जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतना रिस्की होगा, तो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि आप अपने डेट को यानी अपने जो भी लाइबिलिटी को पूरा कर पाने में सक्षम है कि नहीं है, क्या आपका उतना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप उतना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, क्या उतना कैश इनफ्लो आपके फर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, जो लाइबिलिटी है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन लाइबिलिटी पूरा न करने की जो सिचुएशन है वो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है कि आप अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपका फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है। तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज होगा, फाइनेंशियल रिस्क आपका इंक्रीज होगा। तो ऐसे सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि जब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या तो हाई होगा या फिर लो होगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्की होगा, यानी डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो रिस्की होगा, रिटर्न आपका ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। और जहाँ पे डेट का पोर्शन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम रिस्की होगा, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, कम होगा, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपका लो होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन आपका उस केस में लो होगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, किसमें, इक्विटी और डेट में। जो मेन काम है फंड मैनेजर का वो इस तरीके से है कि इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन जो टोटल कैपिटल में है कुछ इस तरीके से हो कि ओवरऑल शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज हो, ट्रेड ऑफ हो, उनके बीच में एक बैलेंस हो। ठीक है, तो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी जरूरी है टू इंश्योर ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड
रिटर्न। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व ऐसा एक कैपिटल स्ट्रक्चर हो जिससे कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। आगे समझ में नहीं आया? ब्यूटी ऊपर से गया, कहाँ नहीं समझ में है बताओ? आ ही गया। हाँ? देख लो एक बार, कहीं पे भी किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हम बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स जब इन्वेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से हम कितना फंड रेज करेंगे, यही फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या देख रहे हैं कि हमें कितना फंड चाहिए, क्वांटिटी, और इसके सोर्सेज क्या होंगे। तो या तो आप इक्विटी से ले आओगे या फिर डेट से ले आओगे। तो अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो फंड प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टर, वो देखेंगे ना कि मुझे इस फंड पे कितना रिटर्न मिल सकता है। आप बाजार में जाओगे तो किसी भी चीज के लिए पे करोगे तो आप देखोगे ना कि मुझे उससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरी जो नीड है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी आपका एक फाइनेंशियल एसेट है जिसको आप क्या कर रहे हो, अपना फंड वहां पे इन्वेस्ट करके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तो आप देखोगे ना कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए। मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 5% चाहिए कि 10% चाहिए कि 12% चाहिए, तो जिस रेट से आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो वही रेट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। कि किस रेट से एक शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको बेनिफिट मिले, उसका रिटर्न कितना होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद डिविडेंड डिसीजन है। ठीक है, मैं अभी स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स हैं, थोड़ा आराम से लेके चल रहा हूँ। तो जो अगला टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक इसको एक बार देख लो। तुम लोग को समझ में आया जी? अंशिका, मुस्कान, अर्पणा, अमृता, कल्पना, तुम लोग कंटिन्यूअसली ऑनलाइन हो, किसी का भी क्लास बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो कि क्लास बीच में कट जा रहा है। कट नहीं जाता है, ठीक है। एक सेशन ओवर हो जाता है तो क्लास को हम सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, समझे? चलो ठीक है, फटाफट से मैसेज करो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक।